तो कैसे हो आप सब। तो है गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के जो है मैं बताने वाला हूँ जो आपका 27 जुलाई को जो आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, उसका जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, SST का होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का होगा। ओके, चलो तो बिना बकवास किए आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता को कब समाप्त कर, मतलब किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। ओके, चलो चलते हैं आप दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, लिंग विभाजन का क्या अभिप्राय है। लिंग विभाजन का क्या अभिप्राय है। अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुष और महिला के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, श्वेत और अश्वेत के बीच विभाजन। तो क्या हो जाएगा, लिंग विभाजन का अर्थ क्या होता है, पुरुष और महिला के बीच विभाजन। क्या होगा, पुरुष और महिला के बीच विभाजन। ऑप्शन नंबर ख, डिवीजन बिटवीन मैन एंड वोमेन। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है करेंसी मुद्रा का क्या कौन सा रूप है। करेंसी मुद्रा जो है, मुद्रा का कौन सा रूप है। तो मुद्रा कौन सा रूप है, आधुनिक रूप है, मॉडर्न, प्राचीन, एंशियंट, आधुनिक तथा प्राचीन, मॉडर्न एंड एंशियंट। उसके तो बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो आधुनिक रूप है। मुद्रा जो है ये मतलब मुद्रा का करेंसी ये कौन सा रूप है, आधुनिक रूप है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से समुद्री नोट जारी करता है। तो समुद्री नोट बोल रहा है कौन जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सब दिखा देते हैं। हाँ अब ठीक है, भारत की केंद्र सरकार के ओर से समुद्री नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, वित्त उपयोग उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, रिसीविंग बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ओके, चलो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ 5 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक ऋण अदा की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता है। कौन बोल रहा है, आरबीआई समूह का अपना पैसा वापस पाने के लिए सुनिश्चित साधनों का उपयोग करने से रोकता है। उसके तो बोल रहा है आपका गौ नंबर बोल रहा है, औपचारिक ऋण दाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक दाता ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते हैं। ऑप्शन डी है दोनों, बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, अर्थात ख और ग दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। चलो अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन, विश्व की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ। विश्व की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो विश्वकरण के कारण किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ, तो विश्वकरण के कारण किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ, तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क। चलो अब हो रहा है 7वां क्वेश्चन, कोई फोर्ट ने भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया। ताओसेने के साथ असहयोग किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हीरो मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर और है महिंद्रा, सिडहिंद्रा।
महिंद्रा और एड महिंद्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब फोर्ड ने भारत में अपना निर्माण संयंत्र स्थापित किया तो तौसेने के साथ सहयोग किया टाटा मोटर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? तो टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राफ, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा टेलीग्राफ, ऑप्शन नंबर ग। ओके, याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्वकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? तो विश्वकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? यशवंत सिन्हा, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो है विश्वकरण की शुरुआत किसके कारण किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक जो है उसके क्या कार्य है? शाखा निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, उपयुक्त सभी। तो व्यापारिक जो व्यापार वाले बैंक होते हैं क्या करते हैं? सिर्फ जमा स्वीकार करते हैं। जो आप ऋण उसको देंगे पैसा, वो सिर्फ लेंगे, पैसा देते हुए थे नहीं है, ऋण नहीं देते, मतलब ऋण नहीं देते हैं, वो सिर्फ जमा जो आप करेंगे उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ओके, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, शाखा से क्या समझते हैं? शाखा जो है बैंक की शाखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं। बैंक की शाखा से क्या समझते हैं? तो बैंक की शाखा से क्या समझते हैं? शाखा एक ऐसी समझौता है जिसके तहत ऋणदाता अधिकर्ता को धन राशि, वस्तु एवं सेवाओं एक आश्वांश पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विश्व का क्या अर्थ है? विश्वकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वकरण का क्या अर्थ है? हमारे अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्थापित करना ही विश्वकरण कहलाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। जो बोला जाति के हिसाब से क्यों चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। चुनाव मतलब जाति के हिसाब से चुनाव नतीजे क्यों नहीं हो सकते, तो इसको देखते हैं। जाति के राजनीति का चुनाव का आधार है, जाति राजनीति का चुनाव का आधार है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत के चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण हैं। क्या कारण इसके? जो बोल रहा है जाति के हिसाब से चुनाव है, ये जिसके दो कारण हैं। संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति का बहुमत ना होना। ठीक है, इसका क्या हो जाए? बहुमत ना होता है, किसी एक संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों को बहुमत नहीं है, अतः चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए एक ऐसे अधिक जनजातियों और संप्रदायों के मतदाताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, मतदाताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हो रहा है इसके का 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर क्या हो रहा है? जाति और समुदाय पर एक पसंद ना होना। जाति और समुदाय पर एक पसंद ना होना। जाति और समुदाय पर एक पसंद नहीं हो रहा। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान संसदीय और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की रणनीति पसंद एक ही होती है तो ऐसा असंभव नहीं हो पाता। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा क्या है? चलो इसका आंसर देखते हैं।
प्लास्टिक मुद्रा क्या है? यह मुद्रा का आधुनिक रूप है जिसके कारण ही महामारियों और खरीदारी महामारियों और खरीदारों की जाती है अथवा एटीएम से पैसे की निकासी की जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऐसे कागजी मुद्दा ढोने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इतना कागज़ पर ढोने की ज़रूरत नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कर भुगतान किया जा सकता है एवं वस्तुओं का कर किया जा सकता है। छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि इसी के उदाहरण है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसी के उदाहरण है। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण और निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण और निजीकरण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। उदारीकरण और जो निजीकरण में अंतर स्पष्ट करने बोला था। ठीक है, तो कैसे करते थे? उदारीकरण का आवश्यक नियमों एवं प्रतिबंधों में ढील देने से है। उदारीकरण का आशय नियमों एवं प्रतिबंधों को ढील देने से है। जब सरकार औद्योगिक, निजी श्रम, निजी आय, निर्यात नीति, कर नीति इत्यादि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग, उत्पादन एवं वितरण में प्रतिबंध को हटाती है तो इसे उदारीकरण कहा जाता है। ठीक, तो अब बुरा उदारीकरण बोल दिया, अब बुरा निजीकरण स्पष्ट कर रहा था, तो इसलिए डिफिनेशन भी लिख दिया है उदारीकरण का। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। VVI होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। क्या फाइनल एग्जाम के लिए भी ये VVI होगा। ठीक है, फाइनल। चलो, अब बोलता है कितना नंबर? अब बोलता है निजीकरण का क्या? निजीकरण का आशय ऐसे औद्योगिक इलाकों से स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना जो सभी के सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में था। ठीक है, अब बोलता है इसका जो है इसका अंतर स्पष्ट करने, तो अंतर स्पष्ट करते हैं। तो इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना उदारीकरण एवं निजीकरण में अंतर। उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है। निजीकरण, दोनों में लाइन खींच देना है। ठीक है, कभी बोलेगा फाइनल एग्जाम में भी, कभी बोलेगा अंतर स्पष्ट करेगा, बीच में लाइन खींच देगा। ठीक है, जिसका अच्छा लगता है नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, निजीकरण एक संकुचन अवधारणा है। ये क्या है? अवधारणा, व्यापक अवधारणा, ये संकुचन अवधारणा है। उदारीकरण में उद्योग विकास, सार्वजनिक लाभ के भावनाओं को अध्ययन में रखकर अपनाया जाता है। निजीकरण को औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की भावना प्रमुख होती है। औद्योगिकरण शासकीय नियंत्रण में अधीन उद्योगों को पुनर्रूपण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण हेतु व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा लाभ हानि स्वयं वहन करता है। उदारीकरण विकास के हर क्षेत्र में लागू की जाती है। जो उदारीकरण विकास है ये हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है और निजी क्षेत्र हर क्षेत्र में आसानी से नहीं अपनाया जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और या वह कमजोर स्थिति में होता है।
ठीक है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, जिक्र करने बोल रहा है महिलाओं का जो पहलू होता है, मतलब वो लोग के साथ जो खराब व्यवहार हुआ है। जीवन में विभिन्न पहलुओं जहाँ भारत में स्त्रियों का भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आंसर और देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के साथ जो ये होता है खराब व्यवहार, वो उसको बताता है। ठीक है, समाज में महिलाओं के उन निम्न स्थान, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के पुरुष के अधीन रखा जाता है। भले ही भारतीय संविधान दोनों के समान की बात करता है, परंतु वास्तवता यही है कि उन्हें पुरुष की तुलना में कम अवसर दिए जाते हैं। महिलाओं को कम अवसर दिए जाते हैं, किससे? पुरुष से। ठीक है, उसके बाद हो रहा है बालकों के प्रति अपेक्षा, बालकों के प्रति अपेक्षा। समाज में बालिकाओं की अपेक्षा की जाती है। लड़के और लड़कियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। क्योंकि लड़के के जन्म पर सभी खुशी होते हैं और लड़कियों के जन्म पर परिवार चुप रहता है। लड़कियां परिवार के बोझ समझी जाती है। लड़कियां जो है परिवार के बोझ समझी जाती है, परंतु ऐसा है नहीं। लड़कियां ही अभी उन्नति कर रही है। ठीक है, समाज की प्रचलित कुप्रथा, समाज में प्रचलित कुप्रथा लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। ये जो कुप्रथा जो फैला हुआ है, ये लड़की को आगे बढ़ने का जो है अवसर नहीं देता। ठीक है, अब बोलते हैं महिलाओं की शिक्षा का अवहेलना। पुरुषों की तुलना में लड़कियों की साक्षरता पर काफ़ी कम है। समाज कभी भी लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। लड़की जो समाज है, ये लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं, लड़कों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान पुरुष एवं महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर देता है, परंतु उनमें माता पिता लड़कियों की जगह लड़कों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। लड़कियों को पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते नहीं है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उस पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। किस पर? पुरुष पर। यही कारण है कि लड़कियां केवल रसोई तक सीमित रहती है। ठीक है, अब चलो इसका 4 नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, काम से एक जैसा अवसर ना होना। काम से एक जैसा अवसर न होता। भारतीय समाज स्त्री एवं पुरुष के रोजगार का समान होगा। हाँ, रोजगार का समान अवसर देता है, परंतु काम करने के लिए अवसर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम है। ठीक है, असंगठित मतलब उसको टिक कर नहीं लिया जा सकता, मतलब उसको पूरे साल यही, मतलब ये पूरे मरते दम तक करेगी। यह संगठित का मतलब होता है, मतलब उसको डेली रोजगार दिया जाएगा, ये भी संगठित नहीं है। ठीक है, समस्या में महिलाओं की अपेक्षा की जाती है। असंगठित संस्था में महिलाओं की अपेक्षा की जाती है। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवहेलना होती है, क्योंकि एक महिला मजदूर को एक पुरुष के समान क्या बोलते हैं, जो मजदूर करिए कोई महिला, तो उसको पुरुष के समान मजदूरी मिलनी चाहिए। समान मजदूरी नहीं मिलती, जबकि दोनों समान कार्य करते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे पद है जहां महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आप सबका जो वीकली टेस्ट का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।